गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड, जिसमें हमने डाल्टन थ्योरी पढ़ी, डाल्टन मॉडल पढ़ा, थॉमसन मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट किया। आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोर, यानी नील्स बोर का मॉडल। देखिए, नील्स बोर ने एटम के लिए जो मॉडल दिया वो 1913 में 1913 में दिया था। इन्होंने एटम के बारे में क्या चीजें बताई, देखिए उसकी बात करते हैं। इन्होंने कहा कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव पार्ट है, न्यूक्लियस जिसको रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, इस पॉजिटिव पार्ट के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनको हम प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। पी से डिनोट करते हैं इसको, पॉजिटिव चार्ज होता है इन पे। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो है एक फिक्स एनर्जी वाले पाथ में राउंड करते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो है एक फिक्स पाथ में इलेक्ट्रॉन्स जो है राउंड करते हैं। डेफिनेट रेडियस होती है इनकी और एनर्जी होती है। ये जो पाथ हैं आपको नजर आ रहे हैं, इनको हमने क्या बोला था? ऑर्बिट बोला था रदरफोर्ड में। ये ऑर्बिट है जिनकी एनर्जी और रेडियस क्या है? डेफिनेट है। इन पाथ की एनर्जी और रेडियस डेफिनेट होती है, मतलब फिक्स होती है। एक फिक्स रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स राउंड करते हैं, उनकी एनर्जी भी फिक्स होती है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में नहीं जाता, ऐसा नील्स बोर ने कहा। ये जो फिक्स पाथ है, ये इलेक्ट्रॉन जिसमें राउंड कर रहे हैं, इनको हम ऑर्बिट के अलावा एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। ऑर्बिट के अलावा अपन इनको क्या कर सकते हैं? एनर्जी लेवल भी बोला जा सकता है। ऑर्बिट बोल दो या एनर्जी लेवल बोल दो, इन सब ऑर्बिट्स के एनर्जी अलग अलग होती है, ठीक है ना। इसी वजह से इनका रेडियस भी अलग अलग होता है। नील्स बोर ने न्यूक्लियस की तरफ से इनको नाम दिया के एल एम एन, इस टाइप से। इधर से इनको नंबर दें अगर हम, तो 1 2 3 4 5 6। इन ऑर्बिट्स को नील्स बोर ने एन से रिप्रेजेंट किया, और एन इज इक्वल टू 1 2 3। ये ऑर्बिट है जिनको एन से रिप्रेजेंट किया। एन इज इक्वल टू 1 2 3 सेल्स बोलते हैं इनको, और इनका सिंबल जो है वो है के एल एम, ठीक है। उन्होंने इन ऑर्बिट्स में, इन एनर्जी लेवल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला भी बताया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला बताया वो ये था 2n स्क्वायर। क्या है? 2n स्क्वायर। n इजिकल टू यहाँ पे 1 2 3 है। अगर जैसे मान लीजिए हमें इस सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, और L के लिए नंबर कितना है? n इजिकल टू, L के लिए n इजिकल टू 2 है, तो यहां पे 2n की वैल्यू 2 रखेंगे। 2 मल्टीप्लाई, यहां n की वैल्यू 2 रखी, पावर 2 है, सोल्व किया, 4 सोल्व किया, 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए L के लिए? L फॉर लॉइन, ठीक है ना। उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 8 आ गए। अगर हमें जैसे मान लीजिए इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स M में, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 3 है। 2 इंटू 3 पावर 2, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा 9। कितना हो गया? 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 18। तो इस 2n स्क्वायर से हम इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। ये सेल्स, इन सेल्स ऑर्बिटल को नील्स बोर ने KLMN नाम दिया, और इनको n से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3, ठीक है।
एक चीज इन्होंने ये बताई कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो क्या है, उसके लिए फॉर्मूला दिया इन्होंने mvr इजिकल टू h अपॉन 2 पाई। mvr इजिकल टू h अपॉन 2 पाई फॉर्मूला दिया एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम के लिए। देखिए यहां पे जो h है, ये जो h है, ये h किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये h रिप्रेजेंट कर रहा है प्लांक कांस्टेंट को। प्लांक कांस्टेंट है ये, प्लांक नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था h इजिकल टू, इसलिए प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 मीटर स्क्वायर केजी पर सेकेंड। याद होनी चाहिए आपको ये प्लांक कांस्टेंट। m, ये जो m है, m किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को, इलेक्ट्रॉन का मास है ये, क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू भी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.10938 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है, अगर ग्राम में निकालोगे तो ये -29 ग्राम हो जाएगा। पावर जो है ना -31 kg, तो यहाँ पे ग्राम में इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -29 ग्राम। ठीक है, हाँ 28 होगा शायद, 28 क्योंकि 3 जीरो जाएगा तो 28 हो जाएगा, 31 30 28 हो जाएगा ये 28 ग्राम। v क्या है, वेलोसिटी है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है, रेडियस है, r इजिकल टू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सॉरी ऑर्बिट, ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना है अपन को, तो इसकी रेडियस ये हो जाएगी, न्यूक्लियस से लेकर इसकी ये रेडियस हो जाएगी इसकी। इसका निकालेंगे तो इसकी ये रेडियस लेंगे, इसका निकालेंगे तो इसकी ये रेडियस लेंगे, तो अलग अलग रेडियस चेंज होगी अलग अलग ऑर्बिट के लिए। ठीक है ना, अब बचा क्या, 2 पाई। पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 होती है पाई की वैल्यू। तो ये काफी सारी चीजें बताई नील्स बोर ने, और चीजें बताई हैं उनकी भी बात करते हैं। देखिए इन्होंने एक चीज बताई कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेगा या एनर्जी रिमूव करेगा तब क्या होता है। हम इस चीज से, इस डायग्राम से समझते हैं। ये न्यूक्लियस है एटम का, और ये इसका सेल है, ऑर्बिट है। जैसा कि आपको पता ही है, उन्होंने इनको क्या कहा, एनर्जी लेवल भी बोला। 2 डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल ऑर्बिट्स हैं। मैंने 2 ही ऑर्बिट बनाए हैं, न्यूक्लियस के 4 और हैं। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, तो वो क्या करता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। मान लीजिए कि वो लोअर एनर्जी लेवल में है, ये लोअर एनर्जी लेवल होता है, लेवल। ठीक है, और ये हायर एनर्जी लेवल होता है। अगर यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है जो राउंड कर रहा है लोअर एनर्जी लेवल में,
और ये इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी, तो ये जंप मार के अपर सेल में चला जाता है यहां पे, यानी हायर एनर्जी लेवल में। आ रही ना बात समझ में? जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी, माफी चाहता हूं, कई बार क्या लाइट चली जाती है तो उससे दिक्कत आ जाती है बीच में, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा, ठीक है। और सेकंड इसका जस्ट अपोजिट, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ये हायर एनर्जी लेवल है, और ये लोअर एनर्जी लेवल है, यहां पे क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिमूव करेगा, इसने एनर्जी रिमूव की, निकाली, ठीक है, एमिट की इसने एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है, यानी यहां आ जाएगा। तो आपको दो चीजें समझ में आ गई होंगी, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा एनर्जी, तब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। ये एनर्जी हम दे सकते हैं इसको, ठीक है। ये एनर्जी हम यहां से इसकी ले भी सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस में जनरली ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा कि कैटायन और एनायन बनते हैं, तब इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, कोई गेन करता है, तो कुछ ऐसा ही वहां होता है। तो ये था नील्स बोर का मॉडल, एटॉमिक मॉडल था नील्स बोर का। अब हम बात करते हैं नील्स बोर के ड्रॉबैक्स की, कि इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं नील्स बोर के मॉडल के। चलो स्टूडेंट, बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ नील्स बोर। नील्स बोर के ड्रॉबैक्स क्या हैं? देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उन्हीं पॉइंट्स के बेस पे हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करेंगे। फर्स्ट है वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम, यानी नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिस एटम में, उसी के लिए सही है, बाकी एटम्स पे ये लागू नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा यही बात है कि मोस्टली तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए ही बना है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में ही वन इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, देखो हाइड्रोजन के बाद में आता है हीलियम, पर हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन मैं यहां पे अगर ये लगा देता हूं प्लस चार्ज, तो अब आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके लिए भी है। Li की बात करते हैं, लिथियम 3 नंबर पे आता है। अगर मैं यहाँ पे +1 लगा दूं या 2 लगा देता हूं, 2 लगाने पर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए भी नील्स बोर एटॉमिक मॉडल लागू होता है, इसके लिए भी लागू होता है, H के लिए होता ही है। तो कुछ ऐसे जिन एटम्स में केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उन्हीं पे नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल ठीक से लागू हो पाता है, अदर्स पे नहीं। सेकेंड ड्रॉबैक्स है, देखिए सोमरफील्ड इलेक्ट्रिकल, इसमें क्या है, अभी तक जो पढ़ा, और नील्स बोर ने भी यही कहा कि जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर पाथ में होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ, मतलब यूं, ठीक है। बट बाद में जब सोमरफील्ड ने बताया, सोमरफील्ड ने जो है एक्सप्लेन किया कि ये जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर पाथ में ना होकर इलेप्टिकल पाथ में होता है। इसका मीन्स ये है दीर्घ वर्ताकार, मतलब यूं बड़े फैले हुए, यूं इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये इलेप्टिकल दीर्घ वर्ताकार पाथ में होते हैं ऑर्बिट्स जो हैं, ऑर्बिट्स का जो पाथ होता है वो दीर्घ वर्ताकार, मतलब इलेप्टिकल होता है, ना कि सर्कुलर होता है, ठीक है ना। ये ड्रॉबैक्स हो गया सेकंड। जबकि नील्स बोर ने बोला था कि सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कुड नॉट बी एक्सप्लेन। नील्स बोर जो है स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं, मैंने अभी स्पेक्ट्रम की बात की थी, तो वो जो लाइनें, रेखाएं, जो स्पेक्ट्रम की जो कलरफुल जो पट्टियां हैं, ठीक है ना, उनका इंटेंसिटी, उनकी तीव्रता को नील्स बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। फोर्थ है, न्यूक्लियस वाज टेकन एज स्टेशनरी बट इज आल्सो रोटेटेड
ऑन इट्स ऑन एक्सिस। न्यूक्लियस जो है एक जगह स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, एक जगह रहता है, बट ये अपने एक्सिस पे रोटेशन करता है। मतलब यू एक्सिस पे यूं घूमेगा, ये यूं तो घूमेगा, यूं नहीं घूमता, केवल एक्सिस पे घूमता है यूं। जैसे अर्थ है, अर्थ दो टाइप के मूव करती है, एक तो सन के चारों ओर रोटेशन करती है, रोटेट होती है सन के चारों ओर, दूसरा अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है ऐसे, ठीक है। तो ये अपने एक्सिस पे, न्यूक्लियस अपने एक्सिस पे रोटेशन करता है। इस चीज को नील्स बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रॉबैक्स ऑफ नील्स बोर मॉडल, जीमान इफेक्ट, अनस्ट्रॉक इफेक्ट। देखिए जीमान इफेक्ट क्या है, इस चीज की बात करते हैं। अगर हम स्पेक्ट्रम को, जो लाइनें अपन को मिलती हैं, ये कलरफुल जो पट्टियां, स्पेक्ट्रम जो लाइनें हैं, अगर इन स्पेक्ट्रम लाइनों को हम मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आए या मैग्नेटिक फील्ड लगा दें वहां पे, तब ये स्पेक्ट्रम जो लाइंस हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं स्पेक्ट्रम लाइंस। इसको बोलते हैं जीमान इफेक्ट। ध्यान रहे, स्पेक्ट्रम लाइंस जो है उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, इसको जीमान इफेक्ट बोलते हैं। और अगर उन्हीं स्पेक्ट्रम लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तब भी वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, उस समय इसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है ना। तो ये जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट कैसे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर ये लाइन से कैसे टूट जाती हैं, इस चीज को नील्स बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये नील्स बोर मॉडल के ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।